लास्ट लेक्चर में हमने हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए थे और ऑब्जेक्टिव 2 के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव 1 रहता है, जो चैप्टर हमारा 7 है। इसका ऑब्जेक्टिव 1 कर लेते हैं कंप्लीट और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं आज। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बुक से चेक करना। व्हेन अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल, व्हेन अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर बोथ कांस्टेंट। नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन। अगर सर्कुलर मोशन तो वेलोसिटी, तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये नहीं हो सकता। इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट द एक्सीलरेशन चेंज। नहीं, इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट द एक्सीलरेशन वेलोसिटी चेंज। इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ चेंज, दोनों चेंज होगी। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है, कहाँ पे हम ले रहे, तो डायरेक्शन चेंज होगी, तो इसलिए डायरेक्शन के कारण, ठीक है, मोशन है, वेलोसिटी इधर है, इधर है, इधर है, तो मतलब डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हमारा आंसर हो जाएगा इसका। डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है? चलिए हम क्वेश्चन सेकंड देखते हैं एक बार। वीडियो थोड़ी क्लियर नहीं है, ठीक है, करते हैं एडजस्ट। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं क्या कर रहा है। टू कार्स हैविंग मासिस m1 एंड m2 मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस जिसकी r1 r2। इनका कोई रोल नहीं है इसमें। देखो हमें निकालना क्या है। इफ़ दे कंप्लीट द सर्कल इन इक्वल टाइम द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर स्पीड, रेशियो बताना है ω1/ω2, ω1/ω2। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा 2π/t। ओमेगा क्या होती है? 2π/t। तो मास और रेडियस का कोई रोल नहीं है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 1। तो इसका रेशियो आ जाएगा 1। 1 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ट्राई करो क्वेश्चन को समझने की। इजी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने एक्सरसाइज कर ली। एक्सरसाइज के बाद ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं रहता। क्वेश्चन सेकंड के बाद क्वेश्चन थर्ड देखिए। ए कार मूव एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन अ रोड, फिगर 7Q2। जैसे फिगर दे रखा है, हम यहाँ बना लेते हैं। एक ऐसा कुछ फिगर दे रखा हमें, ये हमारा ए है, यहाँ बी है। तो द नॉर्मल फोर्स बाय द रोड ऑन द कार इज एन ए। यहाँ पे देखो नॉर्मल फोर्स की बात करें, नॉर्मल ऊपर की तरफ, वेट होगा नीचे की तरफ। यहाँ पे नॉर्मल ऊपर की तरफ, वेट होगा नीचे की तरफ। हो गया इतना? ठीक है जी। अब बात करते हैं इसमें क्या चीज़ रह गई है, वो देखो। अब कौन सा ग्रेटर होगा, कौन सा नहीं। तो ये क्या होगा? ऊपर की बार, ऊपर की तरफ क्या होगा? पॉजिटिव। तो n प्लस mv² माइनस mg दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होगी इसकी। तो यहाँ से हमें क्या बताना है? नॉर्मल बताना है ना, कंपेयर यही बताना है क्या चीज़ होगी। ऑप्शन आप देख सकते हो। तो यहाँ से n क्या हो गया? n इज इक्वल टू mg माइनस mv²/r। मतलब सीधी सी बात है, r पे डिपेंड करेगी। ठीक है, या मास पे डिपेंड करेगी, सीधी सी है। तो आर पे रेडियस देखो, अगर हम देखें तो इसकी रेडियस ज़्यादा है, इसकी कम होगी। आप इमेज को देख के डिपेंड कर सकते हो। तो देखो रेडियस किस में कम है? एक ही कम है, ये कम है तो ये ज़्यादा होगी, तो एन ए क्या होगा? कम होगा। कम होगा, एन ए कम होगा किससे? एन बी से। ठीक है,
डायरेक्ट ऑप्शन को देखो और रिलेशन को मैच करने की कोशिश करो, कौन सा मैच होगा। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड होगा, थर्ड का सी ऑप्शन होगा। तो ये था क्वेश्चन 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? A particle of mass m is observed from an inertial frame of reference and is found to move in a circle of radius r with uniform speed v. The centripetal force on it is, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? अब देखो फ्रेम की बात की गई, इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो क्या होगा? जीरो। तो आंसर डी, डी होगा, क्योंकि नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट ऐसा कुछ होगा, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा इसमें। ये था क्वेश्चन 4। अब देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? अ पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, रोटेट्स अबाउट द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अक्रॉस ए पार्टिकल मूव कर रहा है ऑफ रेडियस ए विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ओमेगा। इट इज़ व्यू फ्रॉम द फ्रेम रोटेटिंग फ्रॉम अ फ्रेम, फ्रेम से देखा गया रोटेटिंग अबाउट द जेड एक्सिस विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द पार्टिकल कितना होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्केयर अपॉन आर, फी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो एम ओमेगा स्केयर आर होगा। तो एम ओमेगा नोट स्केयर आर, तो मतलब आर दे रखी ए। तो देखो ओमेगा ऊपर वाले में हो गया ओमेगा था, तो पार्टिकल के रिस्पेक्ट डिपेंड नहीं करता, फ्रेम पे डिपेंड करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रेम पे डिपेंड करती है, तो इसलिए होगा एम ओमेगा नोट स्केयर ए। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। पार्टिकल की मूवमेंट पे नहीं, फ्रेम पे, फ्रेम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो फोर्स फ्रेम पे डिपेंड करेगा, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या जो एंगुलर स्पीड होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग आप अपना आंसर लिख देना, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अ पार्टिकल इज केप्ट फिक्स्ड ऑन अ टर्न एबल रोटेटिंग यूनिफॉर्म एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, पार्टिकल गोज इन अ सर्कल, इट्स स्पीड वी दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दे रखी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये भी पर सेकेंड स्क्वायर। द पार्टिकल इज नाउ shifted to a new position to make the radius half of the original value. The new value of the speed and acceleration will be, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए द न्यू वैल्यू ऑफ द स्पीड एंड एक्सेलरेशन। सबसे पहले आपको वी पता होना चाहिए। वी क्या होता है? आर ओमेगा, आपने देखा ये होता है एक रिलेशन। क्या बोला इसने? रेडियस हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू की हाफ होगी, तो आर मान ली 1 है, तो ओरिजिनल क्या हो जाएगी? वी इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2, ठीक है, ओमेगा बाई 2 हो जाएगी। और ओमेगा कितना गिवन आपको? स्पीड, द पार्टिकल गोज इन सर्कल, इट्स स्पीड, एंगुलर स्पीड और एक्सेलरेशन है 20, तो 20 का हाफ होगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसे ही एक्सेलरेशन का रिलेशन है ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा अल्फा, अल्फा होता है एक्सेलरेशन, तो यहाँ से भी 10 हो जाएगी इस रिलेशन से। तो टोटल कितना आ जाएगा? 10, आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव 2 में मैंने इसलिए थोड़ा चीज़ों को नहीं बताया। अगर आप उसको खुद से ट्राई करोगे ना एक दो चीज़ों को, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे वो, ठीक है। वो ज़्यादा जरूरी है। तो बड़े सिंपल हैं, सारे ही सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। एक दो क्वेश्चन टिपिकल होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव का साइन में फ़र्क आ जाता है, लेकिन जहाँ स्पीड मैग्नीट्यूड की डिपेंड करे तो वहाँ उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक है। आप इक्वेशन को देख सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है? वाटर इन अ बकेट, वाटर इन अ बकेट, देखो वाटर इन अ बकेट विल इन अ वर्टिकल सर्कल विद अ स्ट्रिच अटैच टू इट, द वाटर
डज नॉट फॉल डाउन इवन व्हेन द बकेट इज इन्वर्टेड एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ। मान लीजिए ये बकेट है, ये टॉप पे है, यहाँ रस्सी से हम यहाँ ऐसे रोटेट हो रही है, ठीक है। तो देखो वाटर का वेट किधर होगा, वाटर फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, इसके अंदर रखने के लिए, और इस पर कितना लगेगा अंदर की तरफ, कितना होगा, वो ग्रेटर होगा। तो मतलब क्या, एम जी इज नॉट ग्रेटर देन एम वी स्केयर, ठीक है। वी कंक्लूड दैट इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन में क्या कंक्लूड होगा कि जो एम जी है और नॉट ग्रेटर, ज़्यादा नहीं होना चाहिए एम वी स्केयर अपॉन आर से, उसकी जो उस पर फोर्स लग रहा है उससे, अगर ज़्यादा होगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। आप फील कर सकते हो थोड़ा बहुत इन चीज़ों को, नॉर्मल है, घर में भी परफॉर्म कर सकते हो इसको ऐसे रोटेट करके। बड़े एक्सपेरिमेंट्स भी मिल जाएंगे किए हुए छोटे मोटे, हमारी बहुत सी अकेडमी में इन चीज़ों को करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए। अगर यहाँ तक कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन 8 कह रहा है अ स्टोन ऑफ मास m, a stone of mass m tied to a string of length l is rotated in a circle with the other end of the string as the center. The speed of the stone is v. If the string break, the stone will move. देखो हम क्या क्या कह रहे हैं, एक सर्कुलर मोशन है, हमने एक रस्सी से किसी पत्थर को बांध दिया, ठीक है। उसको जैसे ही हम घुमा रहे हैं तो कह रहा है कि उसके बाद घुमाने के बाद कुछ स्पीड पे वो ब्रेक होगी, रस्सी ब्रेक होगी। तो जो स्ट्रिंग ब्रेक होने से स्टोन विल मूव, किस साइड मूव करेगा, तो टेंजेंटली मूव करेगा, ठीक है। तो अलोंग अ टेंजेंट, तो सी इसका ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन, उसके लिए तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण सर्कुलर मोशन अगेन उसमें आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हो आप, सिंपल है ये क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कोई डाउट है तो आप पूछो कमेंट बॉक्स में, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो भी पूछ सकते हो आप। देखो, अ कोइन प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टर्न टेबल जस्ट स्लिप इफ इट इज़ अ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस दे रखी है, मतलब डिस्टेंस दे रखी है आपको, आर दे रखा है 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्न इज डबल इट विल जस्ट स्लिप एट अ डिस्टेंस ऑफ, आर गिवन है आपको, ठीक है। सबसे पहले इट विल जस्ट स्लिप एट द डिस्टेंस ऑफ a coin placed on a rotating turn just slip if it is placed at a distance of 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए फोर्स लग रहा है इस पर एम ओमेगा स्केयर आर। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्न इज डबल, एंगुलर वेलोसिटी अगर नेक्स्ट केस में हमने डबल कर दी तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स एम ओमेगा प्राइम ओमेगा 1 का स्केयर आर, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इट विल जस्ट स्लिप एट ए डिस्टेंस, ये आर निकालनी है कब स्लिप करेगा, तो दोनों को कंपेयर कर लो, एम ओमेगा डैश स्केयर आर ओमेगा 1 स्केयर आर दैट्स विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्केयर आर। तो एम से एम कैंसिल, ओमेगा क्या होगी, डबल होगी, 2 ओमेगा स्केयर आर, ओमेगा क्या होगी, डबल होगी, तो ओमेगा थी 2 ओमेगा, तो यानी कि 4 हो जाएगा, 4 ओमेगा स्केयर आर दैट्स विल बी इक्वल टू, आर कितना दे रहेगा, 4 दे रहेगा, 4 ओमेगा स्केयर, तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 4 से करेंगे तो आर इज इक्वल टू 1, तो 1 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन ए, तो ए इज द आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मैंने ऊपर बस ये डाला है, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन 10 क्या कहता है,
A motorcycle a motorcycle is going on an overbridge of radius r. The driver maintain a constant speed as the motorcycle is ascending on the bridge. The normal force on it. नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा? देखो नॉर्मल फोर्स और डिक्रीज होगा तो उसके साथ मैक्सिमम हाइट पे ए मोटरसाइकिल गोइंग ऑन एन ओवर ब्रिज ऑफ रेडियस आर. द ड्राइवर मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड एज द मोटरसाइकिल इज असेंडिंग, घटते क्रम में ऑन द ओवर ब्रिज. तो नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा? देखो ऐसा कुछ ले लीजिए, बाइक है यहाँ पे, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स अगर ये डिक्रीज होएगा, यहाँ आ गया तो इसके बीच एंगल कुछ ना कुछ होगा. ठीक है, नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाएगा ये वेट के साथ. कितना आएगा? mg cos थीटा, नॉर्मल ऊपर की तरफ, और एक फोर्स और लगेगा इसमें बाहर की तरफ. तो n प्लस mv² अपॉन r सर्कुलर के लिए, दैट्स विल बी इक्वल टू mg cos थीटा. ये हो जाएगा. ठीक है, अब ऑप्शन में क्या बोला है इसने? एज द मोटरसाइकिल इज असेंडिंग ऑन द ब्रिज द नॉर्मल फोर्स ऑन इट. नॉर्मल फोर्स क्या करेगा? इंक्रीज डिक्रीज रिमेन द सेम और फ्लक्चुएट्स. नॉर्मल फोर्स क्या होगा? तो आप इस रिलेशन से आप नॉर्मल फोर्स देख सकते हो क्या होगा. कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर रहे हैं. ठीक है, तो n, आप बस इस रिलेशन से अपना देख सकते हो क्या होगा. ठीक है, कोई गड़बड़ आती है तो देख लेना एक बार. क्वेश्चन 10 के बाद क्वेश्चन 11 देखते हैं. रिलेशन ऐसा कुछ होगा. ठीक है, mg cos थीटा, अगर ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है तो सब थीटा, सारी चीज़ मैटर करती है. थीटा भी मैटर करता है कि स्पीड तो कांस्टेंट कर ही दी. ठीक है, अगर थीटा मैक्सिमम होता तो mg हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा. तो डिपेंड करता, सारी चीज़ें मैटर करती हैं. ठीक है, लेकिन नॉर्मली अगर हम नॉर्मल फोर्स की बात करें तो उसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा. एंगल के साथ देख सकते हो आप इसको, थोड़ा बहुत अपने बेस पे कोशिश करना. इसका ऑप्शन ये इंक्रीज होगा. ठीक है, चेक कर लेना इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, देखते हैं, अगर नहीं होता तो बता देना आप. देखते हैं, हो जाएगा डेरिवेशन. मतलब इसका नॉर्मल एग्जांपल क्या केस बनेगा वो तो मैंने बता ही दिया है, कुछ रहता नहीं है इसमें. लेकिन इसमें कई चीज़ें अच्छे से नहीं. चलो ठीक है, देखते हैं इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार. 3 आइडेंटिकल कार A, B एंड C आर मूविंग एट द सेम स्पीड ऑन 3 ब्रिज. मान लीजिए 3 ब्रिज पे, एक तो है प्लेन ब्रिज, एक है एक ऐसे ब्रिज बोल रहा है और एक ऐसे बोला हुआ है. एक कनकेव है, एक कन्वेक्स है, ऐसे बोल रखे 3 ब्रिज. B ऑन अ ब्रिज कन्वेक्स अपवर्ड एंड C गोज ऑन अ ब्रिज कनकेव अपवर्ड. ठीक है, ऐसे बोला है. तो FA एंड FB एंड FC बी द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार ऑन द ब्रिज व्हेन दे आर एट द मिडल ऑफ द फिगर. कौन सा FA इज मैक्सिमम, कौन सा, ये चीज़ बतानी है. सबसे पहले तो देख ही लेते हैं फोर्स. मान लीजिए यहाँ कार है इन पे, इसमें भी कार किधर है? इस पे. ठीक है, अब देखो इसमें नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, वेट किधर है? नीचे की तरफ. ठीक है, और सर्कुलर मोशन है, इसमें ऊपर की तरफ लगेगा, इसमें भी बाहर की तरफ, मतलब आउटवर्ड लगता है. तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा, यहाँ वेट नीचे हो जाएगा, mg, n ऊपर हो जाएगा. तो यहाँ से n ऊपर हो जाएगा, वेट नीचे हो जाएगा. इक्वेशन लिख सकते हैं पहले के लिए, n इज इक्वल टू mg होगा. दूसरे की बात करें तो n ऊपर है, इसके साथ mv² अपॉन r प्लस mv² अपॉन r, दैट्स विल बी इक्वल टू mg. यहाँ से क्या आ जाएगा? n किसके इक्वल आ जाएगा? mg प्लस mv² अपॉन r. तो c के लिए ग्रेटर होगा. तो हम क्या कह सकते हैं? क्वेश्चन कौन सा था ये? हम कह सकते हैं FC इज मैक्सिमम ऑफ द 3 फोर्स. FC मैक्सिमम होगा. ठीक है, ऑप्शन मैच कर लेना है, C ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है,
बस ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए हैं, देख सकते हो आप। ऊपर वाली में एक बार इक्वेशन चेक कर लेना बस, ठीक है। इक्वेशन क्या क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है, आप पे छोड़ दिया एक दो क्वेश्चन ये क्वेश्चन सेम थे थोड़े, तो एक मैंने बता दिया देखो, क्योंकि इसमें तीनों कंसेप्ट थे, तीन सरफेस के बारे में बोला था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया आपको। उसको आप थोड़ा ट्राई कर लेना। क्वेश्चन 11 हो गया, क्वेश्चन 12 देखो। क्वेश्चन 12 क्या बोलता है, अ ट्रेन ए रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड अनदर ट्रेन बी ऑफ द सेम मास रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट द सेम स्पीड। देखो, अगर मैं बस में बैठा हूँ, मेरे पास से सा बस चल रही है मेरे वाली, और दूसरी एक अपोजिट से चल रही है, तो मेरे को क्या लगेगा, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा जल्दी क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो मेरे को क्या लगेगा, स्पीड कम है, फील होगा, ऐसा ही फील होगा, ठीक है। तो उस कंसेप्ट से आप देख सकते हो तो क्या चीज़ हमारी इसके लिए होगी। तो देखो, अ ट्रेन ए रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड अनदर ट्रेन बी ऑफ द सेम मास फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोनों अपोजिट में है, तो क्या होगा, ज़्यादा फील होगी हमें, ज़्यादा फील होने के हमें क्या बताना है, इसमें फोर्स बताना, तो ज़्यादा फोर्स लगता दिखेगा। स्पीड अलोंग द इक्वेटर, अलोंग द इक्वेटर एप्रेस द बी, तो इसके लिए ऑप्शन हमारा सीधा ए हो जाएगा, ये हो जाएगा F1 ग्रेटर होगा F2 से। आप देख सकते हो, जनरल केस ले सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आप सिंपल सी देखो, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, या एम फोर्स लगा लो, सेंटर सर्कुलर में कर रहा है तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ठीक है। आर तो फिक्स है दोनों के लिए, ठीक है। अब वी वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, अब देखो दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन हमें, तो एक बस हमें ऐसे लगेगा, हम तो रेस्ट में लगेंगे, लेकिन वो लगेगा बहुत तेज़ चल रही है, ठीक है। फील कर सकते हैं, ट्रेन में देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि हम रेस्ट में हैं, लेकिन सामने कोई चीज़ है वो चल रही है, तो उससे क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगी। लेकिन दोनों अगर सेम चले, मान ली दो ट्रेन चल रही है सेम पाथ पे, दो अलग डिफरेंट लाइन पे, हमें क्या कर लगेगा कि दोनों सेम चल रही है, तो उसकी वेलोसिटी कम है, मतलब कि वो हमें क्रॉस नहीं कर पा रही, तो उसकी वेलोसिटी कम है, ठीक है। तो कम है तो फोर्स उस पर कम है। तो आप नॉर्मल एग्जांपल लेके देख सकते हो या इक्वेशन बना सकते हो आप, ठीक है। इक्वेशन मैंने बनाई नहीं है, बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन नहीं बनानी अब, क्योंकि आप इसको एग्जांपल से देख सकते हो, समझ सकते हो। अगर वहाँ से समझ नहीं आए तो इक्वेशन बना लो, इक्वेशन तो बनी जाएगी, सिंपल है। ट्रेन की ले लो, अर्थ की ले लो, उनके रिस्पेक्ट क्या है देख लो, सिंपल इक्वेशन सोल्व कर लो और फिर कंपेयर कर लो। अगर इतना कंफ्यूज नहीं होना तो सिंपल एग्जाम्पल है नॉर्मल जो हम देख सकते हैं, उससे आप समझ सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, हम देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, मुश्किल नहीं, इक्वेशन बना दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत आप भी ट्राई करो। मैंने एग्जांपल देके आपको बता दिया, उससे आप थोड़ा समझ सकते हो। अब क्वेश्चन 13 देखो, इफ़ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग द अपरेंट वैल्यू ऑफ जी ऑन इट्स सरफेस विल बी एट इक्वेटर पे। देखो इक्वेटर पे हमारे पास रिलेशन है, आपने देखा होगा इक्वेटर पे अपीरेंट वेट जी डैश किसके इक्वल होता है, जी माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, ये होता है। एट पोल पे बात करेंगे तो हमारा वो जो है एंगल 90 हो जाएगा, जिसके कारण जी डैश इज इक्वल टू जी हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेटर पे है, ये पोल पे है रिजल्ट। अब हमें कहाँ बताना है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 था ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वेटर पे घट रही है, पोल पे इक्वल है, तो मतलब कि क्या हो सकता है, तो यहाँ पे जैसे वो उसके ऊपर जाने लगेगी तो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, तो इंक्रीज एट सम प्लेस एंड रिमेन द सेम एट सम अदर प्लेस, तो डी ऑप्शन हो सकता है इसका, और तो नहीं हो सकते, आप चेक कर सकते हो बाकी ऑप्शन भी, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 14 कह रहा है ए रोड ऑफ लेंथ एल इज पिवोटेड एट वन एंड एंड इज रोटेटेड विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी इन, देखो रोड ऑफ लेंथ एल रोटेट विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, एक लेंथ है रोड की एल,
with a uniform velocity in a horizontal plane. Let T1 and T2 the tension at the point L/4. मान लीजिए L/4 यहाँ है, यहाँ L/4 है, एंड 3L/4 यहाँ पे 3L/4 है, ठीक है। तो L/4 पे मतलब रोटेशन तो है इसमें, रोटेटेड विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे रोटेट कर रही है, ये ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है। आप समझ गए होगे, ठीक है। देखो एंड अवे फ्रॉम द प्रोजेक्टेड एंड, तो T1 जो T1 होगा, T1 ग्रेटर होगा T2 से, T2 ग्रेटर होगा T1 से, या T1 इज इक्वल टू T2। द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2 डिपेंड ऑन वेदर द रोड रोटेट्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इन चीज़ों पे। तो क्या हुआ, इसको देखो, टेंशन किसकी इक्वल होगी, mg के। तो यहाँ पे मास कितना होगा, अब देखो टेंशन किसके डायरेक्टली T इज इक्वल टू एम जी होगा। अगर रोड को ऐसे करो, T इज इक्वल टू T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी M के। अब देखो तो मास किसका ग्रेटर है, उससे कंपेयर कर लो दोनों को। तो मास किसका ग्रेटर है, तो यहाँ पे मास कितना है, L/4 पे लेंथ है, इस पे रोटेशन, तो यहाँ पे मास है 3m/4, ठीक है, और वहाँ पे मास है कम, तो इसलिए टेंशन T1 में ग्रेटर होगी। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर मास टेंशन किधर ग्रेटर होगी, इधर ग्रेटर होगी। क्यों होगी, देखो एक रोड है, यहाँ पे कुछ वेट लगाया गया, मास छोड़ो, यहाँ पे कुछ वेट लगाया गया, तो इसके रिस्पेक्ट टेंशन होगी, और यहाँ पे जो टेंशन होगी वो इन दोनों वेट के कारण होगी। तो टेंशन कौन सी ग्रेटर होगी, ये ग्रेटर होगी, जर्नल है तो ये ग्रेटर होगी टेंशन, ठीक है, दोनों से। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा। T1 ग्रेटर होगी T2 से, ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 14 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन 15 कह रहा है, क्वेश्चन 15 देख लो। देखो कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है ना, जो मैं वो बोलता हूँ उस स्टेटमेंट को बना के देखो, फिर देखो उसको थोड़ा फील करने की कोशिश करो कि हाँ अगर ऐसे कंडीशन है तो क्या होगा, क्या हो सकता है। कुछ टिपिकल नहीं लगेगा क्वेश्चन में, बड़ा सिंपल से लगेंगे क्वेश्चन कि इतने इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है। अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ bob of mass m is suspended from ceiling of a car used to a sun film, shooting the car move up along an inclined cliff at a speed v and make a jump to leave the cliff and land at some distance. Let r be the maximum height of the car from the top of the cliff. The tension in the string when the car is in air. जब कार एयर में तो क्या होगी, देखो सर्कुलर मोशन है, टेंशन एट एक्सट्रीम पोजिशन, द टेंशन इन व्हेन जब द कार इज इन एयर इज, तो वह एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन किसके इक्वल होगी, mg cos थीटा के, इसके साथ कुछ भी एंगल होगा तो t इज इक्वल टू mg cos थीटा के इक्वल होगी, नहीं एट एक्सट्रीम पोजीशन। देखो क्या कह रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये क्या कह रहा है, लेट एंड मेक अ जंप टू लीव द क्लिफ एंड लैंड एट सम डिस्टेंस। लीव द क्लिफ को लीव कर देती है, अगर उसको छोड़ दिया तो जीरो हो जाएगी, सीधी सी बात है। टेंशन इन द स्ट्रिंग, मान लो किसी चीज़ से अगर हम लोग मान ले टेंशन है, अगर काट दिया रस्सी को तो टेंशन कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, मैं जल्दबाजी में क्वेश्चन को ये पढ़ नहीं पाया अच्छे से, तो इसलिए आंसर मैं कुछ भी बोल रहा था आंसर, तो आंसर होगा इसका डी, जीरो। क्यों, क्योंकि देखो इसमें कार मूव अप अलोंग एन इंक्लाइन क्लिफ एट ए स्पीड वी एंड मेक अ जंप टू लीव द क्लिफ, लीव कर दिया, लीव करने के बाद उसमें टेंशन कुछ रहेगी नहीं, ठीक है, तो जीरो हो जाएगी। तो क्वेश्चन 15 का डी हो गया। क्वेश्चन 16 देखो फटाफट, टाइम नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन 16, एट let theta denote the angular displacement of simple pendulum oscillating in a circle if the mass of the position the tension in the string, ऐसा कुछ है वो surface at extreme position
एक्सट्रीम पोजीशन मान लीजिए यहाँ है एक्सट्रीम पोजीशन, ये थीटा इसके साथ एंगल बना लिया, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0, तो वेट के कारण होगी एम जी कोस थीटा, तो टी इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा होगी। केस कर रखा हमने, ऐसे क्वेश्चन बहुत कर रखे हैं, ठीक है, आप देख सकते हो इस चीज़ को। एट द एक्सट्रीम पोजीशन होगी, सी आएगा आंसर, सी आएगा, टेंशन इतनी आएगी एम जी कोस थीटा, वो ये किस पे होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है, तो टी इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, तो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू।